इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को आइडिया है कि आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो स्टार्ट मेन्यू में होता है, तो हम सिंपल स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे हम एंड्रॉयड स्टूडियो टाइप करेंगे। एंड्रॉयड टाइप करेंगे तो इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। सिंपल आपने ओपन नहीं करना है, यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, क्योंकि अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उसको कुछ फोल्डर्स की एक्सेस ना होता, एक्सेस डिनाई होने की वजह से बाद में आपकी एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लाजमी तौर पर करना है, ताकि आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के पास कंप्लीट की कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स जो है वो मौजूद हों। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, आपके स्टार्ट होने में डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर। सिस्टम की स्पीड जितनी बेहतर होती है उतना जल्दी आपका लोड हो रहा होता है। तो फर्स्ट टाइम के ऊपर आपके पास कुछ इस तरह का व्यू डिस्प्ले हो रहा होगा। ये साइड के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके रिसेंटली जो आपने प्रोजेक्ट्स यूज़ बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें से आप स्टार्ट नया प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को भी ओपन कर सकते हो, और कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी हैं जिनको फ़िलहाल हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हमने चूँकि फ़र्स्ट एप्लीकेशन बनानी है तो हम यहाँ पे सिंपल स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब आप स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कैटेगरी की ऑप्शन यहाँ पर आ रही है। कैटेगरी के ऑप्शन से मुराद ये कि आपने फ़ोन एंड टैबलेट के लिए बनाना है, वीयर के लिए बनाना है यानी वॉच के लिए बनाना है, ठीक कोई बात टीवी के लिए बनाना है, एंड्रॉयड ऑटो में आपके पास ऑटो कुछ चीज़ें आती हैं, और ठीक है एंड्रॉयड थिंग यानी इसका मतलब है हर किसी के लिए। तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन एंड टैबलेट में आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस मौजूद हैं। हम चूँकि फ़िलहाल टैबलेट और फ़ोन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे एक नेम यूज़ होता है एक्टिविटी। सी शार्प और जावा से आप फेमिलियर हैं। सी शार्प में फ्रेम कहा जाता है, सी शार्प में फॉर्म कहा जाता है, जावा में फ्रेम कहा जाता है, एंड्रॉयड में उसी चीज़ को हम एक्टिविटी कहेंगे। यानी आपके पास वो जो एक फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी। तो नो एक्टिविटी का मतलब है आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, फिर आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी जो कि अभी बड़ा अर्ली स्टेज है, हम नहीं करना चाहते। उसके बाद आपके पास बेसिक एक्टिविटी में एक बटन होगा, एम्प्टी एक्टिविटी में आपके पास कुछ भी नहीं होगा, और आपके पास बॉटम नेविगेशन, जिस तरीके से आपके पास अमूमन नेविगेशन या टैब्स वगैरह होते हैं, अगर आपको आइडिया हो फ़ोन का तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का आइडिया होगा। तो फिलहाल हम जो है वो एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ़ोन एंड टैबलेट सेलेक्ट होना चाहिए। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन का नेम, आप कोई भी एप्लीकेशन का नाम रख सकते हो। मैं कर देता हूँ जी एंड्रॉयड एप्लीकेशन 1। साथ में पैकेज का नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ख़ुद से इसमें ऐड करता जाएगा। तो आपके पास जो पैकेज नेम होता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन आपकी गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड होती है तो आपको पता है कि सेम नेम की मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं। अब आपकी एप्लीकेशन को वो आइडेंटिफाई करता है यूनिकली यूजिंग योर पैकेज नेम। तो पैकेज नेम को ज़रा जहन में रखिएगा कि आपको किस तरह का पैकेज नेम चाहिए। अगर आपने एप्लीकेशन बनानी है और प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करते हैं तो ट्राई कीजिएगा कि स्टार्ट में ऐसा पैकेज नेम रखिएगा जो कि यूनिक हो। तो उस पर्पज़ के लिए नॉर्मली डोमेन रखी जाती है। तो डोमेन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी डोमेन है तो मैं जो अपनी एप्लीकेशन बनाऊंगा मेरे डोमेन में एक एप्लीकेशन का एक नाम होगा। फर्दर अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन अपलोड करूंगा तो डेफिनेटली उसमें फिर रिलीज़ का जो ऑप्शन है या वर्जन्स जो है वो अपडेट होते जाते हैं, एप्लीकेशन का जो बेसिक नेम है वो सेम रहता है। इस तरीके से सेव लोकेशन कहाँ पे सेव करना है, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे कॉटलिन सेलेक्ट होती है। तो आपने यहाँ पे लैंग्वेज को लाजमी तौर पर देखना है। ऐसा ना हो कि आप एप्लीकेशन बना लें बाद में आप देखें कि जी ये तो वो तो कोड तो हमें समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि वो डिफरेंट है ज़रा जावा से। तो यहाँ पर आपने कॉटलिन की बजाय यहाँ पे जावा को सेलेक्ट करना है। तो ये बात गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास अगर कॉटलिन हो तो यहाँ से आपने जावा को क्लिक कर लेना है। अगेन मिनिमम API लेवल, API अब आपको पता लग गया होगा कि बेसिकली एंड्रॉयड के वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास जो मिनिमम है दैट इज़ 4.0। 4.0 का मतलब ये है कि कम से कम जो आपकी एप्लीकेशन जो आप डेवलप करना चाह रहे हो वो जो इंस्टॉल होगी उस कम से कम आपके पास 4.0 के ऊपर होगी। अगर 4.0 से भी किसी के पास डिवाइस पुरानी है यानी पुराना वर्जन है तो उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो तकरीबन 100% डिवाइसेस के ऊपर रन हो सकती है। इस तरीके से अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 16 पे किया 99.8
तो आपकी मर्ज़ी है, जितना आप अपवर्ड आते जाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो यूज़र्स होंगे वो कम होते जाएंगे, क्योंकि लाजमी नहीं है हर एक पर्सन के पास जो है वो अपडेटेड हो। तो हम इसको फ़िलहाल इसी तरीके से रख रहे हैं, और कुछ आपने नहीं करना, सिंपल यहाँ पे आपने फिनिश के बटन पे क्लिक करना है। तो फिनिश के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में। तो लोडिंग के टाइम के ऊपर ये कुछ टिप्स आ रही होती हैं, आपने इसको सिंपल क्लोज़ करना है। नॉर्मली फ़र्स्ट टाइम के ऊपर जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें सिंक कर रहा होता है, तो नॉर्मली यहाँ पर इसको जो है वो इंटरनेट की ज़रूरत होगी, तो ये थोड़ा टाइम लेगा सिंक होने में। एक दफ़ा अगर आपकी एप्लीकेशन सिंक हो जाए तो अगली दफ़ा अगर आप उसको ओपन करते हैं तो फिर इंटरनेट का होना लाजमी नहीं है। बट ये बात जहन में रखनी है, जब भी आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को रन करना है तो एंड्रॉयड स्टूडियो को रन करते टाइम आपके पास जो राइट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर वाले होने चाहिए। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर वाले राइट्स नहीं होंगे तो ये डेफिनेटली फिर आपके पास बाद में हो सकता है प्रॉब्लम का बायस बने। तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है स्टार्ट में सिंक होने में। अगर आपकी सारी की सारी चीज़ें जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हुई है, आपकी तकरीबन सारी की सारी चीज़ें जो है वो ठीक से इंस्टॉल हुई है, सारी की सारी चीज़ें इसने जो है वो डाउनलोड भी की हैं, तो नॉर्मली सिंक होते हुए कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि अभी तक हमने कोई कोड किया ही नहीं है। जब कोड हम करेंगे तो उसके बाद फिर एरर आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपकी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर इंस्टॉल होते हुए आपके पास कहीं पे नेट का प्रॉब्लम आ गया, कुछ ऐसी फाइल्स थी जो इसने डाउनलोड नहीं की, जो ये नहीं कर सका, तो नॉर्मली आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर हमें उन फाइल्स को जो है वो नॉर्मली जो मैनुअली है वो डाउनलोड करके देना पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट फेज़ के ऊपर ही डाउनलोड करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास जैसे ही ये सिंक सक्सेसफुल होगा तो आपके पास यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसका जो आइकन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टॉप पे देख लीजिए करें, एंड्रॉयड सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब चेंज होगा तो डेफिनेटली इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या सेलेक्ट होना चाहिए, एंड्रॉयड सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ऐप, ठीक, कोई बात। अब आपके पास जो मर्जी एप्लीकेशन बनाए, हमने जावा एप्लीकेशन या एंड्रॉयड एप्लीकेशन 1 के नाम से एप्लीकेशन बनाई है, इसने उसका नाम ऐप रखा। आपने अपनी कोई गेम बनाई, सपोज आपने कार रेसिंग की गेम बनाई, तो आपके पास अगर आपकी एप्लीकेशन का नाम कार रेसिंग होगा तो कार रेसिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड्रॉयड के अंदर इसको एक ऐप के तौर पे कंसिडर किया जाता है। अब एप्लीकेशन तो हमारी क्रिएट होगी, अब नेक्स्ट जो हमारा काम था वो हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करना थी कि बेसिकली इस एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमें पता लग जाए। ठीक है, कोई बात। तो स्ट्रक्चर में कुछ फोल्डर्स को हम यहाँ पे देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो आपके पास ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर को अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपके पास कुछ सब फोल्डर्स आते हैं, दैट इज़ मैनिफेस्ट, जावा, जावा जनरेटेड और रिसोर्स, RES रिसोर्स के फोल्डर है। मैनिफेस्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास manifest.xml है, इसको थोड़ी देर में हम एक्सप्लेन करेंगे। जावा में अगर आप जाते हैं तो जावा में आपके पास ये डिफरेंट किस्म के पैकेजेस हैं। आप लोग जावा पढ़ते आ रहे हैं तो आपको आइडिया होगा पैकेजेस का। तो पैकेज में अब मैं एक पैकेज को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मेन एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेन एक्टिविटी.जावा की फ़ाइल है। इट मीन्स जो जावा का फोल्डर होगा उसमें आपके पास जावा से रेलिवेंट कोड की जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाकी ये टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फ़िलहाल हम फोकस नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम जाते हैं जावा, तो ये जावा का कुछ कोड है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। कब जनरेट होता है इसकी भी हम बात करेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत होती है और क्यों जनरेट होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो RES स्टैंड्स फॉर रिसोर्स। रिसोर्स में कुछ जो चीज़ें आती हैं, पहली आती है आपके पास ड्राइबल में नॉर्मली आपके पास जो है वो इमेजेस जो आपकी एप्लीकेशन में होती हैं वो रखी जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी XML फाइल्स होती हैं जो आपकी किसी इमेज या किसी पर्टिकुलर लेआउट को जो है वो डिज़ाइन कर रही होती हैं। ठीक है, आपको हो सकता है एक इमेज नज़र आ रही हो बट बैकएंड के ऊपर उसके अगेंस्ट हो सकता है कोई ना कोई XML फाइल एग्जिस्ट कर रही हो जिस XML की बेस के ऊपर उस इमेज को जो है वो जनरेट किया जा रहा होगा। इस तरीके से आपके पास ड्राइबल के अंदर मल्टीपल जो है वो फाइल्स हो सकती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 2 फाइल्स मौजूद हैं। उसके बाद आपके पास लेआउट में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है activity_main.xml। एक्चुअली अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड की जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपर होता है, अब इससे पहले अगर आप लोगों ने काम किया होगा तो आप लोगों ने सिंपल एक डोमेन में रहते हुए काम किया होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने C# के ऊपर काम किया, विजुअल प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो विजुअल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप जितना भी काम करते हो वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ C# में होता है। ठीक है, आपकी डिज़ाइनिंग भी उसी में होती है और आपका बैकएंड का कोड भी उसी में होता है। इस तरीके से अगर आपने जावा पढ़ी तो जावा में भी आप लोगों ने देखा
कि जावा में आप लोग जो डिज़ाइनिंग करते हो वो भी आपके पास जावा लैंग्वेज में ही होती है, और अगर आप उसका बैकएंड का कोड यानी बटन के ऊपर क्लिक होना है, क्या एक्शन परफॉर्म होना है, क्या ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम परफॉर्म होगा, वो सारा का सारा आप जावा में लिखते हो। एंड्रॉयड के अंदर ज़रा डिफरेंस है थोड़ा सा, ये बिल्कुल आपके पास वेब इंजीनियरिंग के कोर्स के ऊपर मैप करता है। जैसे अगर आप ASP.NET की बात करें या MVC की बात करें, तो MVC में आपके पास जो फ्रंट एंड है वो नॉर्मली HTML में डिज़ाइन होता है, बट बैकएंड का जो कोड है वो आपके पास ASP.NET C# में होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो हमारे पास फ्रंट एंड होगा, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा, वो activity_main.xml यानी लेआउट्स की फाइल में होगा, उसके लिए हमें XML का कोड लिखना पड़ेगा। और जो हमारे पास बैकएंड का कोड है, बटन के ऊपर क्लिक हुआ, क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए, वेब सर्विसेज से डेटा आना चाहिए, डेटाबेस में डेटा सेव होना चाहिए, या कहीं ना कहीं ओवर द नेटवर्क आपने डेटा फैच करके लेकर आना है, डेटा सेंड करना है, कोई एनिमेट करना है, किसी नए व्यू के ऊपर आना है, जो भी टास्क परफॉर्म करना होगा वो आप में इस जावा फाइल में लिखेंगे। तो फ्रंट एंड XML, बैक एंड आपके पास जावा में। तो अगर आपने जावा बैकएंड में चेंज करना होगा तो जावा के फोल्डर में आएंगे, और फ्रंट एंड में चेंज करना होगा तो फिर लेआउट के फोल्डर में आएंगे। उसके बाद आपके पास मिप मैप में आपके पास नॉर्मली ये आइकन्स वगैरह पड़े होते हैं, जो कि आपके पास लॉन्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। यहाँ पर भी आइकन हो सकते हैं, और आपके पास कुछ XML फाइल्स भी हो सकती हैं। यहाँ पर आपके पास ये HDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI, ये बेसिकली आपके पास टोटल जो आपके पास आइकन है वो 6 आइकन पड़े हुए, क्योंकि जो 6 डिफरेंट आपके पास जो है वो डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं। तो ये रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पास जो डिवाइस होगी जिसकी स्क्रीन साइज़ कम होगा, रेजोल्यूशन कम होगी, तो उसके लिए आपके पास स्मॉलर आइकन रिक्वायर्ड होगा। अगर वही एप्लीकेशन आप टैब के ऊपर चलाते हैं तो वहाँ पे आपको लार्जर आइकन रिक्वायर्ड होगा। तो दैट्स वाई हमें 6 डिफरेंट साइज़ के आइकन यहाँ पे रखने पड़ते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक आइकन रखता है, जो कि कुछ इस तरह का आइकन होता है। जब हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो इस तरह का आइकन जो है वो हमें डिस्प्ले होगा। अगर आप अपना रखना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर राउंड कहीं पे अगर आपको राउंड आइकन रिक्वायर्ड है, तो राउंड आइकन के केस में वही आपके पास राउंड आइकन में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसमें कोई मेजर डिफरेंस जो है वो नहीं है। उसके बाद बात आती है वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ में आपके पास वैल्यूज़ हैं, जैसे आपको नज़र आ गया होगा color.xml। तो यहाँ पे अगर आप कुछ कलर्स यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइनिंग में, और आप कलर बार बार यूटिलाइज़ करते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कलर डिफाइन कर सकते हो। तो आपके पास नॉर्मली हम कहते हैं कि डेटा हार्ड कोड ना किया करें, आप वेरिएबल्स बना लिया करें। तो आप इसको कह सकते हो दीज आर लाइक वेरिएबल। यहाँ पे कलर प्राइमरी है, कलर प्राइमरी डार्क है, और कलर एसेंट है। ठीक कोई बात। तो यहाँ पर आपके पास ये जो कलर डिफाइन है, आपने जहाँ जहाँ पे इनको यूज़ करना होगा आप इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो अगर कोई कलर चेंज करना होगा सारी की सारी एप्लीकेशन में, अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो जहाँ जहाँ पे कलर यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर भी चेंजेस हो जाएंगी। तो ये आपके पास कलर्स हैं। इस तरीके से आपके पास कुछ स्ट्रिंग्स हैं जो आपके पास एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। आपकी एप्लीकेशन में नॉर्मली अगर हार्ड कोडेड आपने कुछ स्ट्रिंग्स यूज़ करनी है, तो बेहतर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये होती है कि आप उन स्ट्रिंग्स को हार्ड कोड करने की बजाय कहीं ना कहीं उनको डिफ़ाइन करें। तो नॉर्मली उनको string.xml में डिफ़ाइन किया जाता है। इस तरीके से आपके पास कुछ स्टाइल्स होते हैं जो एप्लीकेशन यूज़ करती है, तो आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टाइल मौजूद है। अगर आपने स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ में मज़ीद भी कुछ फोल्डर्स ऐड हो सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे कोर्स प्रोसीड करता जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एक्चुअली मज़ीद क्या कौन कौन से फ़ोल्डर्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, और हम फ़ोल्डर्स को किस तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके पास ये ग्रेडल स्क्रिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेडल आपके पास जो है वो एप्लीकेशन से रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक कोई बात। तो आपके पास अगर हम देखें तो build.gradle में आपके पास एक कंपाइल्ड SDK, कौन से SDK के साथ कंपाइल कर रहे हैं, 29 के पास, मेरे पास 29, आपके पास अगर डिफरेंट होगी तो यहाँ पे डिफरेंट आएगी। मिनिमम SDK रिक्वायरमेंट 14, टारगेट कौन सा है, वर्जन कोड कौन सा है, वर्जन नेम कौन सा है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर आपकी एप्लीकेशन अपडेट होती है तो ये वर्जन कोड आपका चेंज होता है। इस तरीके से डिपेंडेंसीज, ये एप्लीकेशन किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो कुछ ये चीज़ें जो है वो इसको रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अपने ग्रेडल के ऊपर कैसे काम करना है इसको फ़िलहाल हम फोकस नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा हमने इसका आर्किटेक्चर जो है वो प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा ये जो मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट में एंड्रॉयड manifest.xml की फ़ाइल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ है। बेसिकली इसको हम कह सकते हैं दैट इज़ लाइक अ कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल से मुराद ये है कि इसमें आपकी एप्लीकेशन से रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन
मौजूद होती हैं। आपको ये जो XML है ये सारी की सारी टैग बेस्ड लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। आपको आइडिया होगा अगर आप लोगों ने किसी मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर काम किया होगा और नॉर्मली आपने HTML यूज़ की होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो टैग है दैट इज़ मैनिफेस्ट टैग। मैनिफेस्ट टैग के अंदर अगर आपको पता हो कि टैग में जो आपके पास वैल्यू आती है वो एट्रीब्यूट होती है और एट्रीब्यूट के अगेंस्ट कुछ वैल्यूज़ होती हैं। और आपके पास ये मैनिफेस्ट टैग का ओपनिंग टैग है और ये साथ में उसका क्लोजिंग टैग है। ये आपके पास क्या है, ये कुछ नेम स्पेसेस हैं। ठीक है बात। जिस तरीके से आपके पास नॉर्मली आप C++ में काम करते हो, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम कहते हो, तो हम कहते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम एज अ नेम स्पेस। ठीक है बात। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे पैकेज की बात हो रही है कि कौन सा पैकेज आपकी एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कर रही है, तो हमारे पास ये पैकेज है। इस तरीके से आपके पास एप्लीकेशन से रेलिवेंट कुछ एट्रीब्यूट्स, अलाउ बैकअप यानी बैकअप अलाउ करना चाहते हैं, डेफिनेटली अलाउ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। साथ में आपके पास लिखा हुआ है जी आइकन। आइकन आपके पास कहाँ से आ रहा है, अगर आप देखें तो ये आपके पास पूरा का पूरा व्यू बता रहा है कि मिप मैप के फोल्डर में आईसी लॉन्चर के आइकन को उठाना है। तो मिप मैप के फोल्डर में आईसी लॉन्चर दो हैं आपके पास, आईसी लॉन्चर ये वाला है, तो यहाँ से वो उठाएगा। अब यहाँ पे उसने बताया नहीं कि कौन से वाला उठाना है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जाएगा जब आपकी एप्लीकेशन की किसी डिवाइस पर इंस्टॉल होगी, तो उस डिवाइस से रेलेवेंट ऑटोमेटिकली कन्फिग्रेशन हो जाती है। यहाँ पर आपके पास लेबल के ऊपर अगर मैं इसको लेकर जाऊँगा तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रिंग और ऐप नेम, यानी जो आपके पास स्ट्रिंग की फ़ाइल थी, यहाँ पर अगर हम देखें वैल्यूज़ में जो स्ट्रिंग की फ़ाइल थी, स्ट्रिंग की फ़ाइल में किस नाम से, ऐप नेम से, तो यहाँ पर आपके पास एंड्रॉइड manifest.xml में यहाँ पे ये लिखा हुआ। इस तरीके से अगर राउंड आइकन की ज़रूरत है तो राउंड आइकन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से सपोर्ट RTL मीन्स राइट टू लेफ़्ट से मुराद ये है कि नॉर्मली जो इंग्लिश है वो लेफ़्ट टू राइट हम लिखते हैं, और अगर उर्दू की बात करें तो वो राइट टू लेफ़्ट। तो अगर राइट टू लेफ़्ट आप सपोर्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रू करें, अदरवाइज़ आप फॉल्स। और थीम आपके पास बिल्कुल वही स्टाइल्स में जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि स्टाइल्स में आपके पास कुछ डिफरेंट किस्म की थीम्स आती हैं, तो यहाँ से आप थीम की भी बात कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास एक्टिविटी का टैग जो है वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्टिविटी इसमें मौजूद है, यानी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इंटेंट फिल्टर का जो टैग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इसमें दो चीज़ें, एक्शन, क्या क्या एक्शन परफॉर्म होंगे। पहला जो एक्शन है वो ये है कि आपके पास ये मेन का मतलब ये है कि आपके पास ये स्टार्टिंग एक्टिविटी है। स्टार्टिंग एक्टिविटी का मतलब है यहीं से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। और दूसरा लॉन्चर का मतलब ये है कि आप जब भी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो लॉन्च का आइकन होगा, लॉन्च के आइकन से ये वाली एक्टिविटी जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ बेसिक जो कंस्ट्रक्ट है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों ने थोड़ी बहुत जो है वो अंडरस्टैंड कर ली है। अब हम बात करते हैं ज़रा मेन एक्टिविटी की। तो मेन एक्टिविटी में आपको नज़र आ रहा है जावा का कोड है, और आपके पास ये जो activity_main.xml की जो फाइल है इसमें आपके पास जो है वो XML से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। ये आपके पास एक व्यू देता है, यहाँ पे आपको नज़र आती है। थोड़ा सा मैं इसको ज़रा अगर हाईलाइट करूँ तो यहाँ पे आपको एक्चुअली जो है वो इन्फॉर्मेशन भी कुछ डिस्प्ले कर रहा होता है। नॉर्मली हमें जो है वो देखना पड़ता है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो किसके साथ लिंक्ड है, किस तरीके से लिंक्ड है, तो ये व्यू आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा जो कि आने वाली लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आप ये इसकी में ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, बट नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप को जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे आपके पास पैलेट है, पैलेट में से आप कंपोनेंट्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आपको थोड़ा बहुत नो हाउ जो है वो होना लाजमी है, क्योंकि अगर आपको नो हाउ नहीं होगा XML का तो आप XML में कई दफ़ा कुछ एरर्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको XML में ख़ुद से चेंज करना होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो इतनी बेहतर ड्रैग एंड ड्रॉप अमूमन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, तो उस पर्पज़ के लिए फिर आपको ख़ुद से कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए आपको XML की नो हाउ जो है वो होनी चाहिए। तो ये आपका डिज़ाइन है, साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये कुछ टेक्स्ट है। टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपके पास ये कॉन्स्टेंट लेआउट का एक टैग लगा हुआ है, उसमें आपके पास अगेन ये XML NS स्टैंड्स फॉर XML नेम स्पेस, तो ये कुछ नेम स्पेसेस हैं। ठीक है बात। उसके बाद आपके पास ये एंड्रॉयड layout_weight, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपके पास ये जो एक्टिविटी है कौन सी जावा फाइल के साथ लिंक्ड है। इस तरीके से आपके पास ये एक टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू में भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, और उनकी कुछ वैल्यूज़ के साथ साथ यहाँ पर कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट्स भी जो है वो मेंशन हैं। तो हम इनको बड़ा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अंडरस्टैंड करेंगे।
आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इस एप्लीकेशन को जो है वो एग्जीक्यूट करने की बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम किस तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं।